और सभी का अभिवादन। मित्रों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो कोई सिर्फ तेल या गैस का सवाल नहीं है, बल्कि अगर आप ये देखिए, इस तेल और गैस के सवाल से आगे इसकी जो तमाम कैसे कहें, जो इसकी ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है इस वक्त मौजूद, वो धीरे-धीरे हर एक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती जा रही है। मेरा मतलब एक तेल और गैस की जो परिस्थितियाँ हैं, जो इससे जुड़ी हुई, वो तमाम ग्लोबल इकोनॉमिक्स को और जो उस इकोनॉमिक्स की जो इंस्टेबिलिटी है, उसको इम्पैक्ट डाल रही हैं इस वक़्त। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूक्रेन का और रूस का जो युद्ध हो रहा है, ओपेक की जो रणनीति है, दुनिया के जो तमाम देश हैं, उनमें जो उनका जो डॉलर से निकल के सोने की तरफ झुकाव हो रहा है, ये सब मिलकर एक नया एनर्जी का रिस्क प्रीमियम बन रहे हैं। एक नया एनर्जी रिस्क प्रीमियम क्रिएट हो रहा है। वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे आज। आज का हमारा जो विषय है वो बेसिकली फोकस्ड है एनर्जी रिस्क प्रीमियम के ऊपर, जिस पर हम आपसे बात करेंगे, जिसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हैं, उस पर भी अपन बात करेंगे। जो उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उस पर तो बात होगी ही। इसका असर जो है वो खाली वॉल स्ट्रीट या मॉस्को तक लिमिटेड हो, ऐसा भी नहीं है, बल्कि दिल्ली, मुंबई और जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी है, उस पर भी इसका इम्पैक्ट रोजाना हो रहा है। हाल ही की बात लीजिए, हाल ही में जब यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरियों के ऊपर और उनके जो एनर्जी के तमाम जो ढांचे हैं, उनके ऊपर जब लगातार ड्रोन हमले किए, तो उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि रूस की लगभग 17% जो रिफाइनिंग एबिलिटी है, वो खत्म हो गई। रिफाइनिंग कैपेसिटी जो उनकी है, वो 17% तक खत्म हो गई। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये केवल मिलिट्री एक्शन नहीं था जो यूक्रेन ने किया, वो सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि जो दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है, आप उसके ऊपर झटका दे रहे हैं। सीधे सीधे दुनिया के लार्जेस्ट एनर्जी सप्लायर को आप चोट पहुंचा रहे हैं। नतीजा उसका जाहिर है, दुनिया की इम्पैक्ट, जो तमाम एनर्जी सप्लाई की जो सप्लाई चेन है, उस पर इम्पैक्ट आएगा, और उसका जो इम्पैक्ट है वो तमाम दुनिया की इकोनॉमी पर आएगा, ग्लोबल इकोनॉमी पर आएगा। जवाब में रूस ने भी यही किया। रूस ने यूक्रेन के जो बिजली घर थे, ट्रांसपोर्ट का जो उनका नेटवर्क था, वहां पर हमले शुरू कर दिए। यानी कि अब ये संघर्ष जो है, ये जो लड़ाई है, वो सिर्फ किसी एक मोर्चे पर नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया के एनर्जी का जो बाजार है उस पर भी लड़ी जा रही है। यानी कि अब आप बात कीजिए, जब हम तेल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम तेल की बात करते हैं, तो हम अक्सर दो नाम सुनते हैं, दो नाम, ब्रेंट और WTI। ये जो ब्रेंट और WTI है, ये इनके क्या मायने हैं, ये क्या होते हैं? हम लोग रोजमर्रा की भाषा में अक्सर सुनते थे, कच्चा तेल ये हुआ, कच्चा तेल आज महंगा हो गया, ये सारी बातें हम सुनते रहते हैं। मैं आज चाहता हूं कि इस व्लॉग में आपको थोड़ी सी जानकारी उस लेमैन नजरिए से भी दूं, और आपको ये बताऊं कि दरअसल ये होता क्या है, कच्चा तेल कितनी तरह का होता है, और हर एक कच्चा तेल जो है उसकी अपनी खासियत क्या है। फॉर एग्जाम्पल WTI जो तेल है, ये है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है। ये अमेरिका से मिलता है। अमेरिका का जो इलाका है, टेक्सास का जो इलाका है, उसके आसपास ये मिलता है। इसमें ये कम सल्फर वाला तेल है, सल्फर जो है वो कम होता है, और इसीलिए इसको स्वीट क्रूड भी कहा जाता है, स्वीट क्रूड ऑयल कहा जाता है ना। इसके अलावा जो एक अगला जो तेल है, जिसे जो कच्चा तेल, जिसकी एक और वैरायटी है, जिसको ब्रेंट बोलते हैं, ब्रेंट क्रूड, ये यूरोप के नॉर्थ सी से आता है। WTI से ये थोड़ा सा भारी है, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला बेंचमार्क है, ये सबसे ज्यादा चलने वाला है। इसके अलावा जो तीसरी वैरायटी होती है, वो होती है दुबई और ओमान का जो क्रूड है। ये खाड़ी के देशों का, खाड़ी का तेल है, इसमें सल्फर ज्यादा होता है, और इसे इसीलिए सोर क्रूड कहते हैं, है ना। जो एशियाई देश हैं, खासकर भारत हुआ, चीन हुआ, जापान हुआ, वहां पर ये मेजर सप्लाई है। दुबई ओमान वाला जो क्रूड है, ये ज्यादा चलता है। यानी जब भी आप सुने कि भाई कि तेल जो है वो ब्रेंट $70 पे हो गया है, WTI 60 पर ट्रेड कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये अलग अलग बेंचमार्क हैं, अलग अलग किस्म के तेल हैं, जिनके अलग अलग दाम हैं। ये उस किस्म का खेल है। भारत ज्यादातर ब्रेंट और दुबई ओमान वाला जो ऑयल है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन अब जो WTI है, वो भी दुनिया के का जो ऑयल सप्लाई चेन का जो नेटवर्क है, उसको इम्पैक्ट करता है। और जो ऑयल सेंटिमेंट एक किस्म का, जिसको कह सकती है बाजार का जो सेंटिमेंट है ऑयल को लेकर, उस बाजार को भी, ऑयल मार्केट को भी
प्रभावित करता है WTI, जो कि बेसिकली अमेरिकन है, नॉर्थ टेक्सास के आसपास का सारा इलाके में मिलता है। बाजार की जो ऐसे में देखा जाए कि जो प्रीमियम है, जो बाजार में रिएक्शन और प्रीमियम है सारे हालात का, वो क्या है? जैसे ही खबरें आई कि ये हमले शुरू हो गए रशिया के ऊपर और रशिया ने बदले में यूक्रेन के ऊपर हमले शुरू कर दिए एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, तो तेल के दाम उछल गए एकदम से। ब्रेंट 0.6 पॉइंट महंगा होकर और WTI करीब 1.6% के करीब चढ़ गया। इसी तरह से लेकिन बात ये नहीं है कि ब्रेंट 0.6 चढ़ गया और जो ये WTI है वो 1.6 चढ़ गया। इसकी असली कहानी इन नंबर्स में है ही नहीं, बल्कि उस प्रीमियम में है जो बाजार हर एक बैरल के ऊपर जोड़ रहा है। यानी ये तो रेट हुआ मेन, इसके ऊपर प्रीमियम जुड़ रहा है। वो प्रीमियम की जो कहानी है वो असली मुसीबत है। यानी ये जो प्रीमियम है वो युद्ध की अनिश्चितता, जो इंडेफिनिटनेस है, पता ही नहीं लड़ाई कब बंद होगी कब नहीं, तो ये जो इंस्टेबिलिटी आ रही है, जो इनडेफिनिट पैटर्न है लड़ाई का कि कब खत्म होगा पता नहीं है, सप्लाई के इससे जुड़े हुए जो खतरे हैं और जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है इन सब के बीच में, इन सब का नतीजा है वो प्रीमियम जो इस बढ़ते हुए रेट के ऊपर लगाया जा रहा है। यानी आज जो तेल $70 में मिल रहा है उसमें $8-10 सिर्फ इनडेफिनिट जो तेल है, जो इनडेफिनिटनेस है या इंस्टेबिलिटी है बाजार की, उसका हाथ है। यानी $8 से $10 जो है वो इस बात के उसमें लगे हुए हैं। 70 पे अगर मिल रहा है तो 70 में मिलने वाले का जो तेल है वो दरअसल इसका मतलब है कि होना चाहिए 60 का, 70 इसलिए है कि $10 में और ऐड हो रहे हैं प्रीमियम के। 7 सितंबर को, ये जो आज 2 तारीख होगी, हाँ, तो आप ये लगाइए कि कल 7 तारीख को भी 7 सितंबर को ओपेक की बैठक हो रही है, ओपेक प्लस की। और उसमें अगर उत्पादन घटाने का फैसला हुआ, प्रोडक्शन घटाने का फैसला किया गया, या तो प्रोडक्शन घटाने का फैसला होगा तो भी तेल के दाम ऊपर जाएंगे, और अगर सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया गया तो भी इंस्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी आने की गारंटी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की जो लड़ाई है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है जो इस इंस्टेबिलिटी को बनाए रखेगा। यानी तेल का जो भविष्य है वो किसी भी आर्थिक समीकरण से नहीं, बल्कि जो पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं वो और जो जंग के मैदान में हो रहा है वहां से तय होगा कि जो तमाम आर्थिक समीकरण है तेल की फ्यूचर का, वो कहां जाएगा। ऐसे में जो भारत और ऊर्जा की जो एनर्जी, जो हमारी एनर्जी की जो चैलेंज है, उसका क्या बनेगा। सवाल यह है कि इस पूरी उथल पुथल में भारत कहां खड़ा है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल जो है, 85% इंपोर्ट करता है। जब डॉलर मजबूत होता है और तेल के दाम ऊंचे होते हैं, दोनों ही हो रहे हैं ना, डॉलर का मजबूत होना और तेल का दाम बढ़ना, ऐसे में भारतीय इकोनॉमी पर डबल हैमरिंग हो रही होती है, दो तरफा मार पड़ रही होती है। एक तरफ से डॉलर के मजबूत होने की कि ज्यादा पे करना पड़ेगा, दूसरी तरफ ये कि तेल का ऐसा दाम महंगा हो रहा है, तो वो दोनों ही चीजें भारतीय इकोनॉमी को फिर डबल चोट पहुंचाती हैं। रुपया दबाव में आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लग जाता है और आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ ऑटोमेटिकली पड़ने लग जाता है। इसी वजह से जो RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसने पिछले दिनों में अपनी नीति को बदला है। अब जरा गौर से सुनिए क्या होने जा रहा है, ये क्या हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नीति को बदला है। तो उसने क्या किया है, अमेरिकी ट्रेजरी के जो बिल्स हमारे पास थे, यूं कहिए कि हमने अमेरिका को जो कर्जा दिया हुआ था, मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूं, अमेरिकी ट्रेजरी के बिल्स लेने का मतलब ये होता है कि वो पैसा आपने अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दिया, अमेरिकन इकोनॉमी को दे दिया, ठीक है ना। इट्स एज गुड एज यू हैव गिवन लोन टू US, कर्जा दे दिया आपने। सो वो जो ट्रेजरी बिल्स थे उनको इंडिया ने निकाला है, कम किया है, और उसके बदले में सोने का जो हिस्सा है वो बढ़ाया है। तो ट्रेजरी बिल्स कम, बाजार पे जो अमेरिकी डिपेंडेंस है उसको कम करते हुए हमने गोल्ड लेना शुरू कर दिया। याद है पिछले दिनों आपको एक सज्जन ने अमेरिका से धमकी दी थी ये कहकर कि अगर आपको रशियन ऑयल खरीदना है तो उसमें हमारे डॉलर्स को यूज नहीं किया जाएगा। हालांकि डॉलर तो हमारे बाप का नहीं है, कमाया हमने, मगर चलता है। तो ये इसलिए हमने क्या, अब धीरे से हालत आ रही है जहां पर हम अपने पास डॉलर रखेंगे नहीं, तुम बात क्या करोगे, तुम अपना डॉलर अपने पास रखो, क्योंकि करेंसीज तो और भी है।
और उस करेंसी से ज्यादा मजबूत करेंसी कोई नहीं हो सकती जिसे मेटल बैक कर रहा हो, गोल्ड बैक कर रहा हो, मिनरल्स बैक कर रहे हो। रशिया उनमें से एक है। तो सोने का हिस्सा हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज में एक तरह से बढ़ाना शुरू कर दिया है। सिर्फ फॉरेन रिजर्व में क्यों कहा जाए, सिर्फ 4 साल में आप देखिएगा, पिछले 4 साल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा लगभग डबल हो गया है, 2 गुना, सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर में। दैट मीन्स कि पिछले 4 सालों में भारत ने कांस्टेंट और कॉन्शियस एफर्ट की है इस बात की कि हम डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस को कम करें और गोल्ड बैक्ड अपना सिस्टम ज्यादा बनाएं, क्योंकि इंश्योर इसमें ज्यादा है, सिक्योरिटी ज्यादा है, आप लोगों को धमकी नहीं दे सकता। सोने की तरफ का जो झुकाव है उसको लेकर भारत और चीन का एक संदेश भी है जो दुनिया को जाता है। वो क्या है? भारत अकेला नहीं है ये करता हुआ ना, और भी देश है जो कर रहे हैं। तो चीन ने भी डॉलर से दूरी बनाकर पिछले महीने में सैकड़ों टन जो सोना है वो खरीदा है। और आज की तारीख में चीन के रिजर्व में सोने का जो हिस्सा है वो लगभग 7% हो गया, 7%। ये सिर्फ एक कैसे कहें इसको, एक ये मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, मॉनेटरी स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है कि दुनिया पूरी तरह से अब डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। भारत भी इसी रास्ते पर चल निकला है, और ताकि जो तेल का संकट है, जो ऑयल का जो प्रॉब्लम है, और या ऑयल का क्राइसिस कहना चाहिए जो है, और जो अमेरिकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उससे भारत अपने आप को बचा सके, इसीलिए भारत भी इस रास्ते पर चल निकला है। आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या होगा? अगर लड़ाई लंबी चली तो तेल 80 से 90 डॉलर तक जा सकता है। और याद रखिए, रशिया इस समय भयंकर बम्बार्डमेंट कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो सूनर और लेटर ये लड़ाई खत्म होगी और रूस के फेवर में होगी, मगर तब तक जो तेल का आपको खरीद है तेल की, वो महंगे दामों पर देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीमियम लग रहा है और इन एनी केस रेट भी बढ़ रहा है। तो डॉलर को तो मजे आ गए। अगर ओपेक प्लस ने सख्त फैसला कोई ले लिया कि हम प्रोडक्शन ही कम कर रहे हैं, तो दाम फिर और ऊपर जाएंगे। और अगर अमेरिकी पॉलिटिक्स में इसी तरह उथल पुथल बढ़ती रही जैसे है, तो आप डॉलर की जो इंस्टेबिलिटी है और जो महंगाई है, दोनों का बोझ आप मानकर चलिए कॉमन आदमी पे भी आएगा। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? महंगाई पर नया दबाव जाहिर है, रुपए पर बोझ अपेरेंटली, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए एक कड़े फैसले करने का टाइम सामने आ जाएगा। एनर्जी रिस्क प्रीमियम जो है दोस्तों, यानी कि एनर्जी पर जो लगने वाला है प्रीमियम है डॉलर के ऊपर, जो कुछ भी रेट है उसके ऊपर जो प्रीमियम लगाया जा रहा है रेट में, अब वो सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं रह गई, किताबी लफ्ज नहीं है एनर्जी रिस्क प्रीमियम, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत बन गया है। समझ रहे ना? यानी कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमत से लेकर जो रोज हमें अपनी गाड़ी में डालना होता है, सब्जियों के रेट तक, हर चीज पर इस तेल के दाम का असर है। यानी भारत को तात्कालिक रूप से और दीर्घकालिक रूप से, यानी कि इमीडिएटली और लॉन्ग टर्म में भी, 2 तरह की नीतियां अपनानी होगी। यानी कि इमीडिएट फ्यूचर में सोने की और वैकल्पिक ऊर्जा पर भरोसा करना पड़ेगा, यानी कि सोने पर भरोसा करना पड़ेगा, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, सोने को ज्यादा रखना पड़ेगा, और जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी है उसका ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसमें जो घरेलू ऊर्जा उत्पादन है उस पर हमें जोर देना होगा। नवीनीकरण जो स्रोत है, यानी कि जो सोलर एनर्जी जैसे जो सोर्सेस हैं, उन पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और उसके अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन है एनर्जी का, वो भी करना होगा। दरअसल है क्या, ये तमाम जो संकट आया हुआ है एनर्जी सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये हमें एक चेतावनी दे रहा है। और चेतावनी क्या दे रहा है? चेतावनी ये दे रहा है कि तेल अब सिर्फ कोई एनर्जी भर नहीं रह गई है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन गई है। और भारत जैसे देश को अब इस हथियार की मार से बचने के लिए अपनी ढाल को मजबूत करना होगा। कितनी जल्दी हमें कर पाते हैं ये एक देखने का विषय है, लेकिन करना जरूर होगा। तो मित्रों, बताइएगा आपके अपने जो इस बारे में कमेंट्स हों वो जरूर दीजिएगा, मुझे अपने विचार दीजिएगा। मैं शाम को आपसे किसी वीडियो में मिलूंगा, लेकिन तब तक आपसे यह अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को देखें, सराहें, प्रशंसा करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है। सी यू इन द इवनिंग।